बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का 13 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। और इसमें हम इस लेक्चर में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक कूलम्स लॉ ये है और सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दो टॉपिक इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये वीक 7 का सेकंड लेक्चर है। तो कूलम्स लॉ, we know that a force of attraction or repulsion acts between two charged bodies. ये हमें पता है। How is this force affected when magnitude of the charge on the two bodies or distance between them is changed? यानी distance और magnitude of charge अगर चेंज करें तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ता है? इसका जवाब चार्ल्स कूलम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने 1785 में एक्सपेरिमेंट से एक फंडामेंटल लॉ बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स वो एस्टेब्लिश किया, जिसको कूलम्स लॉ कहते हैं। और इसकी स्टेटमेंट ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पॉइंट चार्जेस लिखा है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है। दिस फोर्स, whether attractive or repulsive, it is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज की जाए चार्जेस की तो फोर्स बढ़ेगी, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया जाए तो फोर्स कम होगी। स्टूडेंट्स, ये आप फिगर में देख रहे हैं कि दो पार्टिकल्स हैं जिन पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है Q1 और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है Q2। और चूंकि ये अपोजिटली चार्ज हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। और इनके दरमियान डिस्टेंस को हमने R से रिप्रेजेंट किया, और डिस्टेंस हमेशा जो चार्ज पार्टिकल है उसके सेंटर से लिया जाता है। दूसरी फिगर में दो ऑब्जेक्ट हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इस केस में रिपल्सिव फोर्स होगी। दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। इनका जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सिमिलरली इनके दरमियान जो डिस्टेंस R है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्क्वायर ना होता, सिर्फ 1/R होता, तो फिर जो फोर्स की जो डिक्रीज करती है डिस्टेंस के साथ, वो कम डिक्रीज करती। अब स्क्वायर है तो ये फास्टली डिक्रीज करेगी विद डिस्टेंस। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है, इसको इक्वेशन में चेंज करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो कांस्टेंट इस फार्मूला में K है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कूलम्स लॉ। ये याद रखना है स्टूडेंट्स आपने। F इज इक्वल टू K Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ F फोर्स है चार्जेस के दरमियान में, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड है चार्जेस की दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, R डिस्टेंस है, और K एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जो कि मीडियम डिपेंडेंट है कि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, वैक्यूम है या एयर या कोई और।
तो मीडियम फॉर एयर इस k की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये k की वैल्यू है। ये भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट है और बोर्ड के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें अक्सर इसकी वैल्यू दी नहीं होती, आपको याद करना होती, मेमोराइज करना होती, तो इसको आप याद रखेंगे और इसी तरह इसके यूनिट्स को भी याद रखेंगे। Coulomb's law is true only for point charges whose sizes are very small as compared to the distance between them। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये बना दिया। अब इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इतना है, ये r डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, और ज़ाहिर है इनके जो अगर डिस्टेंस r और इनका डायमीटर मेजर किया जाए तो दे आर कंपेरेबल। तो ऐसी सूरत में इनको हम पॉइंट चार्जेस कंसिडर नहीं करेंगे। और इसके कंपैरेटिवली अगर यूँ किया जाए कि एक आपने ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ पे रखा और दूसरा ऑब्जेक्ट ये वो लेट से इस पोजीशन पर है, और अब इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो r वो यू नो के काफ़ी ज़्यादा है, ये है r, और इनका साइज डिस्टेंस के से कंपेयर करें तो कम है, तो इस केस में आप इनको कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट चार्जेस के तौर पर। फॉर योर इंफॉर्मेशन में है इन ऐसे द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, it is equal to the charge of 6.25 multiplied by 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है जी? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलके कि एक कूलम चार्ज बनाता है। तो जो कूलम है वो बड़ा यूनिट है। यूजुअली चार्ज इज मेजर्ड इन माइक्रो कूलम। माइक्रो कितना होता है जी? 10 टू पावर -6 के इक्वल होता है माइक्रो। तो ये यूनिट आमतौर पर चार्जेस का यूज होगा। फिजिक्स इनसाइट में ये दो चार्जेस हैं, एक क्यू दूसरा -q, यानी दोनों ऑब्जेक्ट पर सिमिलर चार्ज है। और अगर एक चार्ज को 2q कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, दूसरे को वैसे रखा जाए, तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी? अब अगेन इनके प्रोडक्ट के ऊपर होगी, तो वो डबल हो जाएगी। पहले F थी तो अब 2F हो गई। अब दूसरे को भी डबल कर दिया तो फोर्स जो है वो 4F, 4 गुना बढ़ गई। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात अगर आप गौर करें तो क्या ये जो दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है इस केस में, ये जो केस है इसमें 2q चार्ज है और इस पर 1q चार्ज है। तो आमतौर पर जहन में ये आता है कि जो फोर्स ये वाला चार्ज 2q ये 1q पर अप्लाई करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये ज़्यादा होगी, और जो q 2q को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो शायद कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों चार्जेस एक जितनी फोर्स एक दूसरे ऊपर लगाते हैं, भले ये एक चार्ज उससे 100 गुना ज़्यादा क्यों ना हो, तो जितनी फोर्स से एक चार्ज अट्रैक्ट करता है दूसरे को, उतनी ही फोर्स से वो जो कम चार्ज है वो ज़्यादा वाले चार्ज को उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है F इज इक्वल टू Gm1m2 और r², उस केस में लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने हाथ में एक पेन पकड़ रखा है, आप पेन को छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है क्योंकि ज़मीन उसको अट्रैक्ट करती है। अब एक ऑब्जेक्ट ज़मीन है और एक पेन है, पेन का मैस बहुत कम है, ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है। तो अगर और उस केस में भी ऐसे ही है कि दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी जितनी फोर्स ज़मीन पेन पर नीचे की तरफ लगा रही उतनी फोर्स पेन जो है वो ज़मीन पर ऊपर की तरफ लगा रहा है।
तो फिर ज़मीन क्यों नहीं ऊपर उठ के आ जाती? वजह यह है कि ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, इतनी फोर्स उसको एक्सेलरेट नहीं करवा सकती। ठीक, तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। फिजिक्स इनसाइट में एक और जो बुक में लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम, और उनके दरमियान डिस्टेंस अगर 1 मीटर का हो तो ये फोर्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ न्यूटन बनती है। यानी 1 कूलम के 2 चार्जेस और 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे जाएं तो उनके दरमियान फोर्स इतनी होगी, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ न्यूटन। दिस फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन अ बिलियन किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट सी लेवल। देखिए, अगर 40 kg जो कि 1 मन कहलाता है, इतना हैवी कोई पत्थर हो, उसको उठाना आपके लिए क्यों मुश्किल होता है कि जितनी फोर्स से ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर रही उतनी फोर्स आपको लगाना पड़ेगी उठाने के लिए। तो अब जितना बड़ी पत्थर के चट्टान हो तो इसका मतलब उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो ज़्यादा ज़मीन फोर्स लगा रही है। तो 1 कूलम के 2 चार्जेस अगर अपोजिट हों तो उनको सेपरेट करने के लिए इतनी फोर्स चाहिए जितनी के 1 बिलियन किलोग्राम का ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठाने के लिए। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो फार्मूला जो है के एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 और R स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यूज अगर 1 पुट की जाए Q1 Q2 और R की तो F के इक्वल आ जाता है, और के की वैल्यू ये है। तो इससे आप ये वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। कि अगर हम इसकी बात कर लें ग्रेविटेशनल लॉ जो है न्यूटन का, तो वो है एफ इज इक्वल टू Gm1 m2 और R स्क्वायर। यहाँ भी अगर 1 kg के 2 ऑब्जेक्ट हो, 1 मीटर डिस्टेंस हो, तो उनके दरमियान फोर्स ये बनती है, और ये बहुत कम फोर्स है। ये जो फोर्स है न्यूटन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये 1 बिलियन टाइम ग्रेटर है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और फील्ड वीक होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड। तो नेक्स्ट क्विक क्विज में है, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस d है, 2 चार्जेस हैं और फोर्स F लग रही है। अब डिस्टेंस बढ़ाकर डबल कर दिया तो अब जो नई फोर्स है F प्राइम वो कितनी होगी, ये स्टूडेंट्स आपने ड्राइव करना है। इसको यूं ड्राइव कर सकते हैं, ये फार्मूला ऊपर लिखा और नीचे R प्राइम जो नया डिस्टेंस है वो 2R के बराबर, तो सो R प्राइम की जगह यहाँ 2R लिख दिया। तो ये 4 जो है जब स्क्वायर लिया तो 4R स्क्वायर हो गया, तो 1/4 अलग हो गया और बाकी जो हिस्सा है ये F के इक्वल है। तो F प्राइम इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 4। इट मीन्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी फोर्स, और अगर आप डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दें तो फोर्स 16 टाइम्स कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो MCQs हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपेंस टू द अट्रैक्शन ऑफ 2 ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेज। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, तो ऑप्शन बी है डिक्रीजेज। The Coulomb's law is valid for the charges which are moving and point charges, moving and non-point charges, stationary and point charges, stationary and large size charges. तो stationary and point charges ऑप्शन सी ठीक हुआ। नेक्स्ट है, 2 small charged spheres are separated by 2 millimeter. Which of the following would produce the greatest attractive force? यहाँ एक बात, ये वर्ड जो लिखा है अट्रैक्टिव, तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो इसी तरह MCQ स्टूडेंट्स चेंज भी हो सकते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक हैं, और अट्रैक्टिव की जगह अगर रिपल्सिव लिख दिया जाए या नीचे डाटा जो ऑप्शंस हैं उनका चेंज कर दिया जाए, तो इस तरह से ये इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, अट्रैक्टिव फोर्स का वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए में दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होगी, बी में भी नेगेटिव दोनों हैं रिपल्सिव, सी में भी दोनों पॉजिटिव रिपल्सिव, सिर्फ डी ऑप्शन है जिसमें अपोजिट चार्जेस हैं जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ऑप्शन डी इसका ठीक हुआ। नेक्स्ट,
A positive charge and a negative charge are initially 4 centimeter apart. पहले distance था 4 centimeter. When they are moved closer together so that they are now only 1 centimeter apart. तो कितना distance कम हो गया? 4 times कम हो गया. तो अब क्या है? Attractive force बढ़ेगी. हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर 4 टाइम्स कम होता तो 16 टाइम बढ़ जाती, और अगर ये बढ़े तो कम हो जाती है. तो चूंकि कम हो रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज होगी. कितनी होगी? 16 टाइम्स. ठीक, तो ये इसका हमने आर को रिप्लेस कर दिया 4r से. ये यहाँ साथ आर भी होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है. 4r². तो नीचे ये 16, अच्छा सॉरी, ये सिर्फ 4 है, आर नहीं है इसमें. तो आपके पास आ जाता है एफ प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2, और जो कि 1 है तो ये 16 एफ के बराबर है. तो 16 टाइम्स इंक्रीज कर दी फोर्स. ऑप्शन डी इसका ठीक है जी. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इस टॉपिक के रिलेटेड. 2 बॉडीज ऑपोजिटली चार्ज विद एक 500 माइक्रोकूलम, दूसरा 100 माइक्रोकूलम, और आपने फोर्स फाइंड करनी है इनके दरमियान में, जबकि ये एयर में है और डिस्टेंस इनके दरमियान 0.5 मीटर का है. गिवन Q1 500 माइक्रोकूलम, माइक्रो 10⁻⁻6 है, हम पहले बात कर चुके हैं. और ये 2 0 ये मिला दें तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 कूलम हो जाएगा. चूँकि फार्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले हमें इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए कूलम में कन्वर्ट करेंगे. दूसरा इसी तरह 100 माइक्रो कूलम का है तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ हो जाएगा, और R 0.5 है. K की वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगी, हर प्रॉब्लम में यही यूज़ करेंगे. और आपने F फाइंड करना है तो फार्मूला ये आपके सामने है, जो कूलम्स का लॉ है, ये यूज़ करेंगे. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे आप. वैल्यू सर पुट कर दी, आंसर निकल आएगा. वेरी सिंपल. कैलकुलेटर यूज़ करना आप सीखें स्टूडेंट्स, तो उसमें एरर ना हो कैलकुलेशन के दौरान. तो एफ इक्वल टू 1800 न्यूटन. प्रॉब्लम नंबर 2, Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 इसी तरह 5, और डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स हमने इसको कूलम में कन्वर्ट करना है, चार्जेस को, डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना है. और व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, वही प्रोसीजर होगा. आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है आपने बताना है कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है. तो वो तो हम पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, सो रिपल्सिव फोर्स होगी. बाकी वही प्रोसीजर है सारा, Q1 Q2, और फिर R को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर बन जाता है. K की वैल्यू फिर उसी तरह फार्मूला में वैल्यू पुट की, आंसर 0.2 न्यूटन आ गया. और फोर्स इज रिपल्सिव क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए. प्रॉब्लम थर्ड है, फोर्स बिटवीन टू रिपल्सिव फोर्स, यानी सिमिलर चार्जेस हैं इसलिए रिपल्सिव होगी. 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, यानी उन पर चार्ज इक्वल है. फोर्स इज 0.8 when the charges are 0.1 meter apart. Find the value of each charge. ये फाइंड करना है, तो उससे भी आसान है. फोर्स इज गिवन 0.8 न्यूटन, डिस्टेंस 0.1 मीटर, K गिवन है. Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं, सपोज करते हैं कि वो Q से रिप्रेजेंट कर लिया. फार्मूला में वैल्यूज पुट कर ली, Q1 और Q2 को Q से रिप्लेस कर देंगे हम, तो Q मल्टीप्लाइड बाई Q स्क्वायर हो जाएगा. तो हम Q² को सब्जेक्ट बना लेंगे, इज इक्वल टू FR² उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाई K. अब R की वैल्यू भी है, F की भी है, K की भी है, स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो ये फार्मूला आपके पास आ गया. इसमें वैल्यू F की, R की, K की पुट कर देंगे, आराम से आप Q कैलकुलेट कर लिया. Q इज 9.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ कूलम. प्रॉब्लम नंबर 4, 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, यानी दोनों सिमिलर चार्ज है. सिमिलर से मुराद के दोनों की दरमियान, यानी नेचर ऑफ चार्ज सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं. 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उनके दरमियान में. फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट.
पहले केस में फोर्स दी है, डिस्टेंस दिया है, तो हम क्या करेंगे कि हम उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे अलॉन्ग विद मल्टीप्लाइड बाय के, और फिर दूसरे केस में उसकी वैल्यू पुट करके फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स गिवन है जी, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 0.05। दूसरे केस में आर प्राइम 0.02 मीटर हो गया, के की वैल्यू गिवन है। तो आपको फोर्स चाहिए व्हेन 2 सेंटीमीटर अपार्ट जी, फार्मूला ये यूज़ होगा। अब ये के Q1 Q2 जो है ना, ये इसकी वैल्यू हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एफ आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हमें आपको यहाँ आर भी पता है, एफ भी पता है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद के Q1 Q2 ये हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फॉर फोर्स एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, उसको एफ प्राइम से रिप्रेजेंट कर लिया और डिस्टेंस को आर प्राइम से, और के Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दी। तो ये ऊपर वैल्यू हमने के Q1 Q2 की फाइंड कर ली थी वो, और नीचे 0.02 का स्क्वायर, तो एफ प्राइम आ गया 0.62 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें ये एक चार्ज है प्लस Q, इसके करीब हम एक और चार्ज लेके आए जो कि Q0। ये अब जाहिर है ये दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स लगेगी, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे, और ये फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन कूलम्स लॉ, जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, इसी तरह अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बढ़ती है तो फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जैसे कूलम्स लॉ के बारे में हम पढ़ चुके पहले। तो द रीजन ऑफ, अच्छा, इसको अगर अब अवे ले जाते जाएं तो ये फोर्स वीक होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां जाके ये फोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो वो पॉइंट इसके इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। सो द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द चार्ज Q, इस पॉइंट पे जो सोर्स चार्ज है, इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द चार्ज Q0 इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q। ठीक, जहां वो सारी स्पेस इस पहले वाले चार्ज के फ्लैट से ये वाली है, ये जितनी भी, ये सारा इसका फील्ड कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? The electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on an other charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का कितना, किस जगह पर कितना इंटेंस है, यानी स्ट्रेंथ कितनी है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो to find the value of electric intensity at a point in the field of charge plus Q, यानी ये field plus Q चार्ज का है। A test charge Q0 उस पॉइंट पर रखते हैं, सपोज हम इस पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस प्लस Q की वजह से, तो हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है। तो if the F is the force acting on the charge Q0, the electric field intensity would be given by, अब देखिए ये जो फोर्स है, अगर ये टेस्ट चार्ज हमारा ज़्यादा होगा तो फोर्स अल्टीमेटली, पॉइंट तो वही है, और इसके फील्ड की वैल्यू भी उस पॉइंट पर सेम रहेगी, लेकिन अगर हम बड़ा चार्ज रखेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। तो लिहाजा हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर लें, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रखें उस पॉइंट पर तो जितनी उस पर फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये फोर्स का यूनिट ऊपर देख रहे हैं न्यूटन और नीचे कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हुआ। तो अगर कोई अरेंजमेंट है चार्ज की और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले हमें पता है, और हम उस पॉइंट पर कोई चार्ज Q रख देते हैं, Q चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी? ये होगी F इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज बीइंग अ फोर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इट इज द सेम एज दैट अ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर उस फील्ड में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज अमूमन ऐसा होता है जिसका मैस उस चार्ज पार्टिकल का बहुत कम हो, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर। If the test charge is free to move, it will always move in the direction of electric intensity. Then आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? The direction of electric field intensity in an electric field can be represented by drawing lines. इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, और इनको माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं किसी भी फील्ड में, और इसका एरो हेड इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, यानी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से अवे है सारी ये, और नेगेटिव चार्ज पर ये टर्मिनेट होती हैं। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का ये फील्ड है अगर ड्रा करने को कहा जाए, और आइसोलेटेड यानी आइसोलेटेड से मुराद कोई और चार्ज करीब ना हो, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका ये फील्ड है। स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख रहे हैं कि जैसे चार्ज के करीब है तो स्पेस कम है, तो ये शो करता है कि फील्ड स्ट्रांग है, और जैसे जैसे अवे जाते हैं यहाँ पर स्पेस कम हो गई, इधर बढ़ गई, इधर स्पेस कम थी, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, इधर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये वीक होता जा रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के करीब हैं, तो इन दोनों की वजह से कि इस तरह का फील्ड बनेगा, ये ड्रा करने को कहा जा सकता है। इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, इस पर टर्मिनेट हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन है इन दोनों के दरमियान में, यहाँ क्लोजली स्पेस फील्ड लाइन है, यहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा, और जैसे ये बाहर इस साइड पे जा रहे हैं तो इधर और इधर और इधर जो है ना फील्ड यहाँ वीक होगा। और इसी तरह ये दो सिमिलर चार्जेस हैं पॉजिटिव, तो इनकी फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं कि दोनों से ओरिजिनेट हो रही हैं आउट, और ये जो दरमियान में रीजन है यहाँ कोई फील्ड लाइन नहीं है, तो ये फील्ड फ्री रीजन है, यहाँ कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सिमिलरली ये दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इनके ऊपर ये फ़र्क है कि ये एरोज जो है उनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्जेस है, और दरमियान में ये रीजन जो है ये फ्री है, यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपको ड्रा करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फिर ये फिजिक्स ऑफ फील्ड लाइंस में ये है कि सम एनिमल्स जैसे कुछ फिश ऐसी होती हैं जिसके करीब जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो अपने आप को वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड एक एस्टेब्लिश कर लेती हैं, जिसकी वजह से शॉक लगता है करीब आने वाली चीज़ को, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी बन जाती है इनके अगेंस्ट। A tremendous range of field strength exists in nature. For example, electric field 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लाइट बल्ब, जो बल्ब आप घरों में यूज़ करते हैं उससे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जितनी तारें आपके घरों में वायरिंग होती है जिसमें करंट चल रहा होता है, उन सब के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। और एक हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की वजह से 10⁻11 न्यूटन पर कूलम का फील्ड उस पर होता है। और इसी तरह एनवायरनमेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली मेन लाइंस जो उनके करीब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। Do you know electric field lines themselves are not physical quantities? ये पहले भी बात हो चुकी है, ये खुद physical quantities नहीं है, they are just pictorial representation of an other physical quantity जिसको electric field हम कहते हैं। तो ये उसकी pictorial representation है। ये स्टूडेंट्स एक केज है जिसको फैराडेज केज कहते हैं, ये मेटल का बना हुआ है, इसके अंदर इंसुलेटर के ऊपर कोई बंदा बैठा हो तो जितना भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो अंदर वाला बंदा महफूज रहेगा, चाहे लाइटनिंग हो कुछ भी हो अंदर वाले बंदे को कुछ नहीं होगा।
वो कहता है इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ हम सेकंड ईयर में जाके पढ़ाते हैं और हम प्रूव करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो ये इसका प्रूफ इस स्टेज में नहीं है, इतना बस समझ लेना काफ़ी है। तो इसी तरह अगर आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई मेन लाइन की तार गिरी और उसमें लाइव तार आपकी गाड़ी के ऊपर गिर गई, तो उसका तरीका ये है कि आप बाहर मत निकलें, गाड़ी के अंदर रहें और इंसुलेटर पर आपने कारपेट वगैरह पे पाँव रखें, उधर ही रहने दें, किसी कंडक्टिंग हिस्से को टच ना करें और ऐसे ही गुजर जाएं, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो इसके एमसीक्यूज इसके रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्थ। तो इसका आंसर है जी नेवर क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती। अगर वो क्रॉस करें तो इसका मतलब ये हो, जैसे एक ये फील्ड लाइन अगर लेफ्ट से जा रही है और दूसरी इस तरफ जा रही है, अगर ये क्रॉस कर जाती हैं इसका मतलब इस पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन, एक इधर को और एक इधर को, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।